हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाटूना आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम को लेकर के, और ये जो डैम प्रोजेक्ट है इसको आप नीड के नाम से भी जान सकती हो। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है इस प्रोजेक्ट का कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप को व्यू करें तो अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, और सी लेवल अगर इंक्रीज होता है तो यूरोप कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो दो डैम का फॉर्मेशन किया जाएगा। एक डैम जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा और सेकेंड डैम जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। फर्स्ट डैम स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड सेकेंड डैम जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि अटलांटिक ओशन में अगर वाटर लेवल इंक्रीज हो तो उसकी वजह से जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी जो है वो इफेक्ट ना हो। मतलब यहाँ पर वाटर अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर भी उसकी अवेलेबिलिटी होगी और इसकी वजह से ये कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में आ जाएंगी। तो नीड प्रोजेक्ट जो है वो इसके बारे में हमने बेसिक बातें डिस्कस की कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर जो हमारी यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट है उन्होंने 2600 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव जो है वो लॉन्च किया है ताकि जो बैंक हैं वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। अगर हम 2017-18 से कंपैरिजन करें 2021-2022 का, तो डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर 23% डिजिटल पेमेंट्स की हाइक बताई गई है। ओके, देखो बेसिक बात ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, साथ ही साथ में रुपए कार्ड, इन सभी का लोग जो है वो यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसके लिए एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एक कमीशन जो है वो बैंक को दिया जाता है। मतलब कोई भी पर्सन अगर उसके किसी काम के लिए कोई जो है पेमेंट कर रहा है तो उसमें से कुछ पैसा जो है वो बैंक के पास जाएगा कि हमने जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। तो यहाँ पर ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है इसको एक तरीके से रिफिल करने के लिए, मतलब जो बैंक है उनको इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो ना कटे, वो डायरेक्ट जो पैसा जो है वो एक तरीके से जो मेन ओनर है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी काम का, तो जब सारा पैसा उसके पास जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो कस्टमर्स आएंगे उनको प्रमोट करेगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो पैसा जो बैंक को इस तरीके से लॉस हो रहा है वो हम जो है वो प्रोवाइड करें, उनको ये पैसा दिया जाए ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को, ऑनलाइन पेमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, जो यहाँ देखिए 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनॉग्रेशन किया गया। और उस टाइम में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो एनजेसी एक्ट, जिसको 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, लेकिन उसको हमारी जुडिशरी ने स्क्रैप कर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी सॉवरेनिटी की बात की है कि पार्लियामेंट, उसका बेसिक काम ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं और टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करने की कोशिश भी की जाए रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो अमेंडमेंट जो है उनका बेसिक फीचर है और उसके थ्रू जो वो एक्ट ला रहे थे एनजेसी एक्ट, उसी को यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली है पॉलिटिकल पार्लियामेंट सोवरेनिटी, एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो उन्होंने यूज़ की है कि हाँ, किसी भी
स्टेट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों को जो है वो अपने अपने लेवल पर काम करना चाहिए। दूसरे के जो एरिया है, जो क्राइटेरिया है, उसमें एंट्री ना करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जुडिशरी ने स्टेप इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर रही थी कि जो भी जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी, तो यहाँ पर जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो इससे इफेक्ट होती। और देखो, जब सारी पावर प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो आपका लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर जो है मतलब जो आपके मेंबर जीत करके आए पार्लियामेंट में, उन्हीं में से कुछ को क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट जिसके पास में मेजोरिटी आती है, जो पार्टी जिसके पास में मेजोरिटी आती है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने मिनिस्टर्स बना लेती है। तो मतलब हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर जो होते हैं वो अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं और जुडिशरी अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर का और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपना एनक्रोच करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर भी, इसीलिए एनजेएससी को जो है वो क्या कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, और जो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी जो है उसके बारे में अगर हम बात करें पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की, तो देखो जो ब्रिटेन जो है वहाँ पर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ पर जुडिशरी के पास में ना के बराबर पावर होती है, और वहाँ पर लेकिन बेसिक बात ये भी है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कभी भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके खिलाफ में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाई जाती है। वहाँ पर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनेगा तो उसमें हर पॉइंट को रखा जाता है ताकि कोई पॉइंट बचे ही ना जिसके बेसिस पर जो है वायलेशन देखने को मिले। तो बेसिक बात ये है कि यहाँ पर हमारे इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बेसिक पॉइंट ये है कि देखो, एक तो हमारे इंडिया में जो है वो अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है अभी प्रेजेंट टाइम में। एजुकेशन लेवल जो है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाया है। फर्स्ट कंट्री को प्रायोरिटी देना जो है वो अभी भी एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसके बेसिस पर अगर आप जुडिशरी जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सभी के राइट्स को सेव करने के लिए, अगर वहाँ पर भी आप एनक्रोच करवाओगे गवर्नमेंट का, तो काफ़ी ज़्यादा जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो वायलेट होगा। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो वायलेट होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट आर्टिकल है। वैसे ये जो आर्टिकल है जोशीमठ को लेकर के है, और टेक्स्ट पेज पर भी आर्टिकल आया है, तो वहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी नॉर्थ ईस्ट में हैवी रेनफॉल की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी, तो आइजोल जो रीजन है वहाँ पर भी इशू देखने को मिला, और जो भी कंस्ट्रक्शन है वो सब डैमेज हो गया। तो इसी को भी हम रिलेट करके अभी टेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे कि जोशीमठ जो एरिया है उत्तराखंड में वो किस तरीके से सिंकिंग हो रहा है। ओके, उन सारे पॉइंट्स को हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो हॉकी जो है वो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि उड़ीसा जो स्टेट है उन्होंने किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो हमारी ग्लोरी है उसको दोबारा से वापस लाने में। तो 2018 में जो वर्ल्ड कप है उसको यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया था, उड़ीसा में जो है उसको करवाया गया भुवनेश्वर वाले एरिया में। अभी जो है दोबारा से वर्ल्ड कप जो है वो यहाँ पर उड़ीसा में कंडक्ट करवाया जा रहा है, और उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो भी हमारी नेशनल जो हॉकी टीम है उसको स्पॉन्सर करने की बात की थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उड़ीसा का जो ट्राइबल डोमिनेटेड हॉकी क्रेडल है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जो है हॉकी को काफ़ी पहले से खेला वहाँ पर जा रहा है, और वहाँ पर ट्रॉफी के रूप में जो है एक गोट को रखा जाता था कि जो भी जीतेगा उसको ये गोट जो है वो दी जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उड़ीसा के इस एरिया का, और इसी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर हमारी जो टीम है उसमें भी रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट अपने हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए वो हॉकी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल स्टेज है हॉकी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखे हैं कि 2021 में हमारी जो ओलंपिक जो गेम हुए उसमें हमारी हॉकी टीम जो है वो टोक्यो में
ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई और एक तरीके से काफ़ी लंबे टाइम के बाद में एक सक्सेस जो है वो देखने को मिली, क्योंकि 1971 में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हमें मिला था। उसके बाद में 1973 में सिल्वर मेडल और 1975 में गोल्ड मेडल जो है वो हमें मिला। और लगभग 48 साल जो है वर्ल्ड कप में हमारी जो टीम है उन्होंने पोडियम पर, मतलब आप ये मानिए कि पोडियम पर जो है वो भी हम जो है अपनी जगह नहीं बना पाए थे। तो ये बेसिक चीज़ है कि जो हमारी ग्लोरी है उसको दोबारा से रिवाइवल स्टेज में लाया जा रहा है। और एक तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी गेम को एनकरेज करने के लिए, ताकि दोबारा से जो हमने गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे हॉकी में, और स्पेसिफिक अगर हम ओलंपिक गेम की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारा रहता था, तो उसको दोबारा से रिवाइवल करने की यहाँ पर जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और इसका रिजल्ट जो है वो भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो राइटर ने फोकस किया है 2 अभी रिपोर्ट आई हैं उन रिपोर्ट के डाटा के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने नेल्सन मंडेला का जो कोट है उसके बारे में उन्होंने बोला है कि देयर कैन बी नो नीनर रिविलेशन ऑफ ए सोसाइटी सोल देन द वे इन विच इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। मतलब कोई भी सोसाइटी जो है वो अपने चिल्ड्रन को किस तरीके से ट्रीट करती है उसके बेसिस पर जो है वो सोसाइटी की सोल जो है वो रिप्रेजेंट होती है। तो 2 ग्लोबल रिपोर्ट जनवरी 2023 में रिलीज की गई है। एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड ऑन स्टिल बर्थ, और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो चाइल्ड है उनके बारे में जो देखो ओन चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड ओन स्टिल बर्थ, ये 2 रिपोर्ट आई हैं और यहाँ पर बच्चों के बारे में बेसिक बातें बताई गई हैं। रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी ये बोलता है कि देखो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, इन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि ग्लोबली लेवल पर अगर हम डिस्कस करें तो 5 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उनकी 5 साल के अंदर, मतलब अपने 5th बर्थडे को भी वो नहीं देख पाते हैं, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। 2021 के डाटा है। और इनमें से ये जो हमने 5 मिलियन चिल्ड्रन की बात की ना, इनमें से आधे जो है मतलब 2.7 मिलियन जो है उन बच्चों की डेथ जो है वो 1 to 59 मंथ के बीच में उनकी हो जाती है। और जो बचे हुए हैं 2.3 मिलियन, उनकी डेथ जो है वो लाइफ के फर्स्ट मंथ में ही देखने को मिलती है, मतलब न्यूनटल डेथ जो है वो देखने को मिलती है, नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये कुछ डाटा है कि 5 साल तक अगर हम देखें तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो चिल्ड्रन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इंडिया के डाटा की हम बात कर लेते हैं। तो चाइल्ड मोर्टेलिटीज़ में अगर इंडिया के डाटा की अगर हम डिस्कस करें तो लगभग 7 लाख जो बच्चे हैं वो 5 साल से कम एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 6 लाख के लगभग जो हैं वो उनकी फर्स्ट बर्थडे से पहले डेथ हो जाती है, और 4 लाख जो हैं वो न्यूनेटल डेथ जो है उनकी देखने को मिलती है। अब देखो राइटर ने फोकस किया है कि ये जो भी चाइल्ड डेथ हैं इन सभी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। कुछ ऐसी बेसिक प्रोसीजर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इनको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सितंबर 2022 ने उन्होंने रिलीज किया कि देखो ये अर्ली डेथ जो चिल्ड्रन की देखने को मिलती है ये भी स्टेट टू स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। ओके, फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश वाज 6 फोल्ड ऑफ द रेट इन केरला। केरला में जितनी डेथ रेट है चिल्ड्रन की उससे 6 गुना ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में हमारे इंडिया में। और साथ ही साथ में अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज़ को कंपैरिजन करें तो रूरल एरियाज़ में भी ज़्यादा हमें चाइल्ड डेथ जो है वो देखने को मिलती है। तो 2 बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है कि जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है उनके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। तो देखो जो चाइल्ड डेथ देखने को मिलती है उसमें 2 नेग्लेक्टेड चैलेंजेस हैं। फर्स्ट चैलेंज ये है कि बोर्न टू अर्ली, जो बच्चे बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, मतलब प्री टर्म उनकी जो है प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से, प्रेगनेंसी का टर्म कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो पहले ही उनकी बर्थ हो जाता है तो वहाँ पर भी ये इशू जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस इज ए चैलेंज बिकॉज दीज प्री टर्म बेबीज आर 2 to 4 times एट हायर रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर बर्थ इन कंपेरिजन टू दोज बोर्न आफ्टर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन।
ओके। तो 37 वीक का जो जेस्टेशन पीरियड होता है उससे पहले अगर बर्थ हो जाती है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। इंडिया के लेकर के यहाँ पर बता रखा है, ग्लोबली लेवल पर जो डाटा है प्री टर्म के, उनमें से 10 बर्थ में से एक बच्चे की डेथ, और इंडिया में जो है वो प्री टर्म में अगर 6 to 7 जो है उनकी डेथ यहाँ पर देखने को मिलती है। और इंडिया में हाई बर्डन भी है प्री टर्म का, जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा। और दूसरा चैलेंज है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है कि पेट में बच्चा जो है वो ही खत्म हो जाए। ओके। तो ये दूसरी जो रिपोर्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ द नेवर सेकेंड रिपोर्ट टाइटल नेवर फॉरगॉटन ऑल्सो बाई द UNIGME। जो बच्चा जो 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाए, ओके, मतलब बर्थ से पहले ही जो है उसकी डेथ हो जाए, तो उसको बोला जाता है स्टिल बोर्न। तो यहाँ पर इसकी डाटा अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाटा है, तो इनके ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब फोकस कैसे किया जा सकता है? फोकस किया जा सकता है कि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डिस्कस करें तो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो वीमेन हैं उनमें फोलिक एसिड की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, आयरन की कमी देखने को मिलती है। ये सारे बेसिक इश्यूज हैं। साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अच्छे से होना चाहिए। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छे से तैयार हो, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि अभी कुछ टाइम बाद में हमारा बजट आने वाला है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि 2025 तक हम क्या करेंगे, हमारी जीडीपी का 2.5% जो है वो खर्च करेंगे हेल्थ सेक्टर के ऊपर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो 1.5% के लगभग ही खर्च कर पा रही है। तो हमें जो डाटा, जो रेशियो हमने डिस्कस किया था उसको हम इंक्रीज करें, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाए, जो भी चिल्ड्रन एंड मदर पॉलिसीज हैं उनके ऊपर हम फोकस करें। साथ ही साथ में 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें भी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छे से होगा, न्यूट्रिशन लेवल अच्छे से होगी, तो जो प्री टर्म बर्थ है, साथ ही साथ में जो स्टिल बर्थ इशू हैं वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। ओके। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं उसको ध्यान में हमें रखना चाहिए अपनी जो पॉलिसीज है उन सभी को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जोशीमठ का जो इशू है उसके बारे में बताया गया है। देखो 2021 में पहली बार जो है वो कुछ जो घर हैं वहाँ पर क्रैक देखने को मिला, लेकिन 2022 लास्ट तक अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हाउसेज हैं वो यहाँ पर इफेक्ट होने लग गई। इस तरीके से जो क्रैक है वो यहाँ पर सीलिंग में, जो वॉल्स है वहाँ पर, जो रोड एरिया है वहाँ पर, इस तरीके से जो है वो इस तरीके के क्रैक जो है वो क्रिएट होने लग गई। इस तरीके के क्रैक होने से आपको एक बेसिक बात समझ में आ रही होगी कि जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर वीक होता जा रहा है। तो इसी को लेकर के कुछ बेसिक बात बताई गई है कि देखो यहाँ पर जो ओवरबर्डन चीज है वो एक बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि 2009 में एक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, NTPC प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या किया गया कि यहाँ के जो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर क्या किया गया कि जो एक्वीफर था, मतलब ड्रिल किया गया, बोरिंग जो है वो यहाँ पर ड्रिल की गई। जो एक्वीफर रीजन क्या होता है कि मान लो ये लैंड एरिया है और यहाँ पर वाटर जा जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो नीचे जो लैंड एरिया है, जो सोइल का जो टॉप लेयर है उसके अंडर जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हो, तो यहाँ पर ड्रिल किया गया और जो है वाटर को जो है वो क्या कर दिया गया, निकाला जा रहा है। जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब यहाँ पर वाटर निकलेगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो है यहाँ पर ये जो सब्सिडेंस है लैंड का वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ अदर पॉइंट भी है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो जोशीमठ एरिया है वो 6107 फीट पर हाइट पर एस्टेब्लिश है। यहाँ पर अगर हम इस एरिया की बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो तो कमी है, लगभग 23,000 के लगभग, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से बहुत सारे होटल जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओवरबर्डन एरिया है, टूरिस्ट हमेशा बने रहते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारी ट्रैकिंग साइट्स हैं, इन सभी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी रश यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है।
ये जो जोशीमठ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया चाइना वॉर होने के बाद में 1962 में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया इस एरिया के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में एस्टेब्लिश है। और यहाँ पर देखो आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट, साथ ही साथ में आईटीबीपी के जो पर्सनल है उनकी एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। और इसके आसपास वाले रीजन में अगर हम बात करें तो एक गेटवे रीजन है जो सिख साइट है, हेमकुंड साहिब, उसके लिए हेमकुंड साहिब सिख जो है उनके लिए, और हिंदू जो हैं उनके लिए बद्रीनाथ जो साइट है उसके लिए गेटवे है। साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रैकिंग स्काइंग साइट जो है ओली, वो यहाँ पर लोकेटेड है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। मतलब उन सभी के लिए ये जोशीमठ जो है वो क्या करता है, एक गेटवे का रोल प्ले करता है। तो काफ़ी ओवरबर्डन एरिया है जिसकी वजह से इशू जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो, पहले जब ये जो उत्तराखंड वाला रीजन जब उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तब एक कमेटी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा 1976 में, और कमेटी का नाम था एमसी मिश्रा। उस कमेटी ने क्लियर बोल दिया था कि इतनी कंस्ट्रक्शन अगर आप यहाँ पर करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। क्यों क्रिएट होंगी? क्योंकि ये जो जोशीमठ जो है ना, उसकी जियोलॉजिकल सेटिंग की अगर आप बात करो तो ये एक सोइल से, और जो एक तरह लैंडस्लाइड की वजह से, जो जब लैंडस्लाइड होती है तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पार्ट जो है वो टूट टूट करके इकट्ठे होते रहते हैं। तो बोले स्टेबल जगह नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ओवरबर्डन होगा ये सब कुछ जो है नीचे धंसने लग जाएगा, और यही प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब देखो, प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट जो है वो मिल करके इस इशू को सोल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एक तो एनटीपीसी प्रोजेक्ट है, दूसरा यहाँ पर चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाया जा रहा है। चार धाम प्रोजेक्ट में क्या है, हिमालयन रीजन में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको काट काट करके, ड्रिल कर करके जो है वो रोड एरिया उसको क्या किया जा रहा है, वाइडन किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोजिव का भी यूज़ कर रही है। और जब एक्सप्लोजिव यूज़ करेगी तो यहाँ पर जो स्टेबल रीजन नहीं है वहाँ पर जो क्रैक है वो तो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ में ये भी बोला जाता है कि ये जो रीजन है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो काफ़ी डेंजरस रीजन है। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। ओके, तो दोनों कोजेज हैं, नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं। फोकस करना चाहिए कि इस तरीके से जो भी हिमालयन रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो G20 अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में G20 ग्रुप की चेयरमैनशिप है, उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने फोकस किया है कि इंडिया जो है वो पीस और स्टेबिलिटी को लेकर के हमेशा से फोकस रहा है, और हम चाहते हैं कि जो भी इशू है उन सभी को सॉल्व किया जाए। ओके, और यहाँ पर देखो ग्लोबल साउथ समिट में कौन कौन आता है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और एशिया जो है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि साउथ जो पार्ट है उसमें डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो ज़्यादा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भोपाल गैस ट्रेजरी जो है उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन ना लेकर के आई, क्योंकि इन्होंने रिव्यू पिटीशन जो डाली है उसको एक तरीके से क्या कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो फॉर्मूला है वो 2002 में जो केस आया था, इस केस में अशोक हुरा वर्सेज रूपा हुरा केस जो है, इसमें ये आया था कि अगर क्या लगता है कि किसी पर्सन को सुनने की, मतलब वो अपना पॉइंट ही नहीं रख पाया, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली अपनी बात रखने की, और दूसरा अगर ये लगे कि जजेस जो हैं वो बायस्ड थे, तो इसके बेसिस पर क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो 1989 में जो कंपनसेशन प्रोसीजर हुआ था उसको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस ट्रेजेडी की वजह से जो लोग इफेक्ट हुए उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कंपनसेशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।